मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि औद्योगिक विनियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के प्रावधानों पर क्या क्या सावधानी बरती जानी चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत तरीके के प्रश्न करते हैं। मैं यहाँ आपको यह भी बता दूं, मैं और मेरी संस्था वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर नोएडा का पूर्ण प्रयास है कि हम श्रम कानूनों से संबंधित आपकी जानकारी यथासमय, यथासंभव और लेटेस्ट आप तक पहुंचाते रहें। और बहुत सारे लोग जब स्थायी आदेशों के बारे में बात करते हैं तो वो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार रेज करते हैं कि स्थायी आदेशों का क्या महत्व है, ये कहाँ लागू होते हैं, इनमें जो इंटरप्रिटेशन की यदि कभी समस्या आ जाए तो उनको कैसे या कौन ऑथेंटिक रूप से सुलझाने की सक्षमता रखता है, इन एक बार स्थायी आदेशों का सर्टिफिकेशन हो जाने के बाद उन्हें दोबारा से कब बदला जा सकता है, क्या उनमें कभी दोबारा कोई एडिशन, अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, या एक क्वेश्चन इससे भी आगे चल के पूछते हैं कि इसके लिए सक्षम अधिकारी कौन है, जिसे बोलते हैं सर्टिफाइंग ऑफिसर। और बहुत सारे लोग एक नया प्रश्न जोड़ने लगे हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट के केसों को भी स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के तहत सुलझाया जा सकता है। तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज हम इस पर विषय पर बात करते हैं। मैं आप सबसे यह निवेदन करता हूं कि यदि आप अपनी जानकारी औद्योगिक श्रम कानून से संबंधित अपडेट रखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम समय समय पर आपकी नॉलेज अपडेट करने के लिए लेटेस्ट जानकारी आप तक देते रहते हैं। यदि कोई विषय हमसे छूट रहा है तो आप हमें लिखें, हम उस विषय पर भी या तो आपसे व्यक्तिगत रूप से या एक वीडियो बनाकर आप तक यह जानकारी या आपके सभी साथियों तक वह जानकारी आज के परिप्रेक्ष्य में बताने का प्रयास करेंगे। तो बात करते हैं कि इस एक्ट का जो स्थायी आदेश अधिनियम 1946 है, इसका उद्देश्य क्या है। इसके तीन बड़े उद्देश्य हैं। नंबर 1 कि यह प्रत्येक उपक्रम जहां यह लागू होता है या कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट उसके औद्योगिक संबंधों को रेगुलेट करता है कि उन्हें मिनिमाइज करे, वहां औद्योगिक शांति बनी रहे, किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, सबके साथ एक सा व्यवहार हो। इसीलिए इसका नाम स्थायी आदेश है। वो सबके लिए एक सा है, जो उसमें लिखा है उसका इंटरप्रिटेशन सबके लिए एक सा है। दूसरा है इसका कि ये जो किन किन चीजों को कवर करता है। नंबर 1 कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ग्रीवेंस, मिसकंडक्ट एंड मिसकंडक्ट की इंक्वायरी और उसके अगेंस्ट किसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा सकता है। नंबर 3 यह जो अनसॉल्व ग्रीवेंसेज हैं वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ना बन जाए, उसके लिए क्या मैकेनिज्म उद्योग में है ताकि उन चीजों को यथासमय सुलझाया जा सके। मैं आपको यहाँ यह भी बात बता दूं कि ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 है, यह है हमें कि कम से कम मिनिमम वेज का वहां पालन या अनुपालन अवश्य हो। नंबर 2 वर्किंग आवर्स फिक्स हो, उन्हीं के हिसाब से काम लिया जाए। छुट्टियां कब कितनी किस फैक्ट्री में है कि सिक लीव और कैजुअल लीव का प्रावधान यही मिलता है, क्योंकि अर्नड लीव तो फैक्ट्री एक्ट से गवर्न है, लेकिन इन दो का प्रावधान यहां मिलता है। तीसरा, जो फैक्ट्री है या वर्कशॉप है या अदर कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, यह उन सब में लागू होता है जहां 100 या 100 से अधिक कर्मकार काम करते हैं। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जैसे आंध्र प्रदेश है और बहुत अलग राज्य हैं जिनमें यह संख्या 100 से घटाकर 50 कर दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बार बार नोटिफिकेशन निकाल करके अपने उद्योगों को शेड्यूल में डाल करके वहां भी संख्या 50 की हुई है। दूसरी बात यहां यह भी बता दें कि यह टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करती है कि आदमी कैसे ज्वाइन करेगा, किस तरह का कार्ड बनेगा, किस तरह की शिफ्ट में आएगा,
कौन कौन से मिसकंडक्ट माने जाएंगे, किस किस तरह का चंदा कट सकता है, वह सब चीजें यहाँ पूरी तरह स्पष्ट रूप से लिखी जाती हैं। तो यह इसका उद्देश्य है कि उद्योगों में शांति बनी रहे। दूसरी हम बात करते हैं कि यह आवश्यक है कि या तो एक्ट का पालन हो, जो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है, या इसके बदले में आप अपने उपक्रम के लिए, अपनी संस्थान के लिए, अपनी एस्टेब्लिशमेंट के लिए आप सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स बना सकते हैं, उन्हें सर्टिफाई करा सकते हैं। उसके लिए एक्ट में प्रावधान है कि आप 5 कॉपी में उसे आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सबमिट कीजिए, सिस्टम में उन्हें सर्टिफाई कराइए और फिर उनको लागू कराइए। इसके लिए सर्टिफिकेशन के लिए जो प्रोसेस है, या तो स्टेट का लेबर कमिश्नर या रीजनल लेबर कमिश्नर यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो, या वो जिसको नॉमिनेट कर दे, वो इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सक्षम अधिकारी माने जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक उद्योग के लिए यह आवश्यक है, उपक्रम के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने यहाँ कोशिश यह करे कि अपने सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर रखे। अदरवाइज तो जो कानून में प्रावधान है, जिसको हम इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 कहते हैं, उसके अनुसार जो जिस राज्य ने मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर बनाए हैं वो स्वतः लागू हो जाते हैं। लेकिन उनमें कुछ कमियां रह जाती हैं। उसका कारण यह है कि कोई भी स्टेट अपने यहाँ हर तरह के उद्योगों को ध्यान में रखते हुए सबके प्रावधानों को एक जगह समाहित करता है, जिसमें कुछ मुख्य बातें, कुछ चीजें जो डिटेल में जा सकते हैं वह छूट जाती हैं। इसीलिए अच्छे उपक्रम अपने यहाँ अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स को स्वयं बनाकर उन्हें अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सर्टिफाई कराते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनमें क्या क्या ध्यान रखना जरूरी है, किन किन चीजों की सावधानी बरती जाए या किन चीजों को डील करता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉइज या उसकी फिर कैटेगरी, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड या परमानेंट, टेम्परेरी, कैजुअल, कॉन्ट्रैक्ट, इन सब का, या सीजनल, पहले सीजनल उद्योग भी बहुत था, अभी भी हैं, तो उन सब का क्लासिफिकेशन यहाँ करता है। दूसरा, यह वर्किंग आवर्स क्या होंगे, छुट्टी का दिन क्या होगा, वीकली ऑफ डे क्या होंगे, लंच आवर्स क्या होंगे, कितनी देर के बाद होंगे, सैलरी कब मिलेगी, शिफ्ट की वर्किंग क्या क्या होगी, कौन कौन सी शिफ्ट अप्रूव्ड है, उन सब की चर्चा करता है। नंबर 5 बात करता है कि टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ वर्क किन किन परिस्थितियों में लिया जा सकता है ताकि हम ले ऑफ की कंडीशन से बच सकें। उसके अतिरिक्त यह प्रोविजन कंसर्निंग टू टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किस एम्प्लॉय का नोटिस पीरियड कितना होगा, चाहे वो एम्प्लॉय की तरफ से हो या एम्प्लॉयर की तरफ से हो, या किन हालातों में उसका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट किया जा सकता है। पहले रिटायरमेंट एज नहीं होती थी, अब तो रिटायरमेंट एज सबसे पहले लिखी जानी आवश्यक है। एक्शंस, इनएक्शंस विच आर ट्रीटेड एज मिसकंडक्ट, कौन कौन से कृत्य दुर्व्यवहार की श्रेणी में आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे, किसको किस तरह से प्रूव किया जाएगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अर्थात उसका किस तरह के उस दुराचरण की सजा क्या मिल सकती है, किन में एम्प्लॉयमेंट भी टर्मिनेट किया जा सकता है, यह स्टैंडिंग ऑर्डर में स्पष्ट लिखा होता है। इसी में ग्रीवेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है और वो कितना फेयर है, उसकी पूरी चर्चा यहाँ होती है। अटेंडेंस मार्किंग सिस्टम क्या है, एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन नोटिस पीरियड जो दोनों पर लागू होता है, वो किन किन कंडीशंस में, किन किन हालातों में, किस किस तरह से पूरा माना जाएगा, या उसके प्रावधानों में यदि कोई एक एम्प्लॉय उससे पहले जाना चाहता है या एम्प्लॉयर टर्मिनेट करना चाहता है तो इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड कितना पैसा देगा, ये यहाँ लिखा होता है। फिर लीव कौन कौन सी, कब कब, कौन कौन सैंक्शन करेंगे, किस तरह से ली जाएगी, कितने दिन पहले सैंक्शन कराना आवश्यक है, कितनी लीव एक्यूमुलेट की जा सकती है, उन सब की चर्चा भी यहाँ होती है। और एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, वर्कमैन का रिकॉर्ड और उससे रिलेटेड अन्य सूचनाएं, इंफॉर्मेशंस कैसे रखी जाएंगी, उन सब की जानकारी इस एक्ट में की जाती है। इसके अतिरिक्त हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, आइए पहले उनको समझते हैं फिर उन चीजों को समझेंगे। सेक्शन 3 है
कहती है सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट ऑफ सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स। यदि जो आपको सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स कराने हैं उनका ड्राफ्ट बना करके 5 कॉपी में जो आपकी सर्टिफाइंग ऑफिसर है उसके पास सबमिट करना आवश्यक है। सर्टिफाइंग ऑफिसर आपका स्टेट का लेबर कमिश्नर या सेंट्रल में रीजनल लेबर कमिश्नर या वो जिनको नोटिफाई कर दें, वो डिप्टी लेबर कमिश्नर भी हो सकता है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर भी हो सकता है, या उससे नीचे का अधिकारी भी हो सकता है, लेकिन स्टेट का गजट नोटिफिकेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट का गजट नोटिफिकेशन उसके लिए आवश्यक है। दूसरी हम बात करते हैं सेक्शन 10 कि इनमें मॉडिफिकेशन, एडिशन, अल्टरेशन कब किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। सेक्शन 10 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स हो जाते हैं तो उनके अगले 6 महीने में इसमें कोई बदलाव संभव नहीं है। हाँ, 6 महीने के बाद फिर वही प्रोसेस की आप अपना मॉडल में जो अमेंडमेंट चाहते हैं उसकी एप्लीकेशन 5 में दें और उसकी पूरी प्रोसेस अपना जो सर्टिफाइंग कराने की है, और फिर डिस्कशन के बाद यूनियन के साथ, मैनेजमेंट के साथ अथॉरिटी उसको अमेंड कर सकती है। किसी को रिमूव करना हो या ऐड करना हो, मॉडिफाई करना हो, वह सब यहाँ संभव है। तीसरी जो सेक्शन है जो और भी इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 13A कि यदि किसी इशू पर इंटरप्रिटेशन का मसला फंस जाए तो इंटरप्रिटेशन किसका वैधानिक माना जाएगा। बहुत सारे लोग लेबर कमिश्नर को अप्रोच करते हैं, रीजनल लेबर को करते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं, लेकिन इस एक्ट में सीधा प्रावधान है कि इसके लिए केवल लेबर कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं वही इसके लिए वैधानिक हैं। तो जो भी इनके इंटरप्रिटेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो लेबर कोर्ट में ही वैधानिक माने जाते हैं, और जो लेबर कोर्ट कह देती है वह दोनों पक्षों पर, नियोक्ता पर भी और श्रमिक पक्ष पर भी या यूनियन पक्ष पर भी पूर्णतः लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त एक बात और लोग पूछते हैं कि जो सेक्शन 9 में है कि ये स्टैंडिंग ऑर्डर बनने के बाद उनकी सूचना किस किस को दी जाए, कैसे दी जाए, कहाँ कहाँ इनको पेस्ट किया जाए। तो मैं यहाँ आपको कि एक बार फाइनली सर्टिफाई हो जाने के बाद उनको जो कारखाने की प्रोमिनेंट लोकेशन से वहां पेस्ट करना आवश्यक है, और प्रत्येक एम्प्लॉय को समझाना वहां की लोकल लैंग्वेज जिसको मेजॉरिटी वर्कमैन बोलते हैं प्लस इंग्लिश में बताया जाना आवश्यक है। और अच्छे एम्प्लॉयर तो ये करते हैं कि उसकी एक कॉपी इंग्लिश, उसके साथ वहाँ की लोकल लैंग्वेज, वो हिंदी हो सकती है, गुजराती हो सकती है, मराठी हो सकती है, कन्नड़ा हो सकती है, मलयालम हो सकती है, बंगला हो सकती है, या जो जहाँ की लैंग्वेज है वो वहाँ की लैंग्वेज में उसको बना करके एक एक एम्प्लॉय को समझा करके बांटते हैं और उसका सिग्नेचर कर एक डॉक्यूमेंट उसकी पर्सनल फाइल में लगाते हैं, ताकि कल को यह डिस्प्यूट ना हो कि मुझे यह स्टैंडिंग ऑर्डर्स मुझे ज्ञात नहीं थे। इसके अतिरिक्त एक बात और यहाँ समझने की है जिसको बहुत सारे लोग बहुत तरीके से पूछते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस भी इसके तहत डील किए जा सकते हैं। आप अपने सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर्स में जो पुराने हैं उनमें ऐड करा लीजिए और जो नए बना रहे हैं उसमें इस क्लॉज को डालिए, इसीलिए उस पर कोई क्वेश्चन अलग से करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न और जो बहुत लोग बहुतायत में पूछते हैं कि इनमें एक बार यदि हमने कोई इशू कर दिया तो उसमें जो इंटरप्रिटेशन के साथ साथ अथॉरिटी का इशू आता है, वह सक्षम ऑफिसर या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस एक्ट में सर्टिफाइंग ऑफिसर है, और उसके लिए लेबर कोर्ट उसकी एजेंसी है जो उन चीजों को डील करेगी। अब इसके लिए कौन कौन से प्रमुख फॉर्म हैं यह भी यहाँ बताना आवश्यक है ताकि लोगों की जानकारी पूरी हो जाए और लोग इसमें कहीं कोई गलती ना करें। सबसे पहले सेक्शन 3 में एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जो मैंने बात की थी कि आप अपना सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने के लिए जो ड्राफ्ट करें उसको इसके साथ जोड़ करके 5 कॉपी में सबमिट करें। उसका एक प्रोसीजर है, वह प्रोसीजर पूरी तरह से सब लोग जानते हैं, ताकि वह एक कॉपी यूनियन को दी जाए, एक एम्प्लॉयर को एक सर्टिफाई होने के बाद गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, एक सर्टिफाई होने के बाद में दोनों को लौटाई जाए। ये इसका तरीका है। दूसरी बात करते हैं सेक्शन 5 की
कि सर्टिफिकेशन नोटिस ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, जब दोनों की सहमति से, नियोक्ता और श्रमिक या श्रमिक रिप्रेजेंटेटिव नियोक्ता रिप्रेजेंटेटिव के साथ यह बात पूर्णतः डिस्कशन के बाद समाप्त हो जाती है, तो सर्टिफाइंग ऑफिसर उनको अपनी प्रेजेंस में साइन कराता है और उन्हें सर्टिफाई करता है और उसका एक नोटिस डिक्लेयर करता है कि ये स्टैंडिंग ऑर्डर इस रूप में सर्टिफाई किए गए हैं। तीसरी जो फॉर्म है वो फॉर्म 3 है सेक्शन 8 में, रजिस्टर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, कि कब सबमिट हुए, उनमें क्या क्या बातें रखी गई, किन में किस किस तरीके से किन किन को दिया गया, एक अप्रूव कब हुआ, कब इसमें यदि हमें अमेंडमेंट किया तो कब कब हुआ, एक उसकी पूरी डिटेल हिस्ट्री के तौर पर एक रजिस्टर मेंटेन करना आवश्यक है। चौथा है फॉर्म 4 जो रूल 7A में डिफाइन है, रिक्वेस्ट फॉर अपील। यदि उनमें कोई दिक्कत होती है तो उसमें कौन अपील में जा सकता है, कैसे जा सकता है, यह इस फॉर्म में डिक्लेयर है। नंबर 5 है शेड्यूल 1B में डिटेल ऑफ एम्प्लॉय, जितने लोग उस कारखाने में, उस उपक्रम में, उस संस्थान में काम करते हैं, उन सब की डिटेल, उनका नाम, उनका पता, उनकी पूरी डिटेल हो, या उनकी एकेडमिक हो, या उनके जो सोशल जानकारी है, जो सोशल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, नॉमिनेशन वगैरह है, उन सब का रिकॉर्ड, अर्थात पर्सनल फाइल को कंप्लीट करने की बात यह है अधिनियम करता है। इसके अतिरिक्त लोग बहुत सारे प्रश्न और तरीके से पूछते हैं। आपको यदि कोई लगता है कि इन सब को करने के लिए हमें और जानकारी चाहिए तो आप हमें लिखिए। मैं यहाँ 2-3 बातें और बता दूं कि इसमें जो डोमेस्टिक इंक्वायरी कैसे कंडक्ट होगी, सीजनल वर्कर को कौन कौन सा प्रावधान है, कैसे सैलरी मिलेगी उनको, जब सीजन बंद हो जाता है तो ऑफ सीजन में कितना रिटेनिंग अलाउंस मिलेगा, यह सब चीज भी स्टैंडिंग ऑर्डर का हिस्सा है। और जब उद्योग में टेम्परेरी क्लोजर होगा या रिट्रेंचमेंट से बचना है, ले ऑफ से बचना है, तो वो प्रावधान सब यहाँ डाल दिए जाते हैं ताकि उद्योग में शांति बनी रहे, और वह सब पर लागू होते हैं। यहाँ एक चीज और सबके समझने की है कि इनमें जब भी लोग बदलाव की बात करते हैं तो यूनियंस उसको हेजिटेट करती हैं, क्योंकि उन पर यह आक्षेप हमेशा लोग लगाने लगते हैं, और वर्तमान में जो आउटसाइडर्स हैं उनका हस्तक्षेप यूनियन के मसलों में ज्यादा बढ़ता है कि यूनियन ने मैनेजमेंट के दबाव में इन क्लॉजों को बदल दिया, उनकी बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जबकि जो अच्छे वर्कर्स हैं वो अपनी यूनियन मजबूत रखते हैं और यूनियन को मजबूत करके अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स को भी समय समय पर बदलते रहते हैं, क्योंकि समय के परिवर्तन के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के परिवर्तन के साथ साथ, आज डिजिटलाइजेशन हो जाने के बाद बहुत सारे तरीके बदल गए हैं। इसीलिए इन सब में भी समय समय पर बदलाव आना और अपनी सुविधानुसार उनको ठीक करना आवश्यक है। दूसरी बात एक और भी यहाँ समझने की है कि जो उद्योग बहुत पुराने हो जाते हैं, जो आजादी के समय के लगे हुए उद्योग आज भी चल रहे हैं, उनमें बहुत सारे लॉन्ग टर्म सेटलमेंट, अवार्ड या एग्रीमेंट हो चुके हैं, तो उन सब में जो कॉमन क्लोज हैं जो हर बार रहती हैं, उन सब का समावेश भी वहां से हटाकर स्टैंडिंग ऑर्डर्स में डाल दिया जाना आवश्यक है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स में अमेंडमेंट हर 3 साल में या 5 साल में होना बहुत अच्छे औद्योगिक संबंधों की निशानी माना जाता है। जहां औद्योगिक संबंध मजबूत होते हैं वहां स्टैंडिंग ऑर्डर्स दोनों की सुविधा के अनुसार से समय समय पर परिवर्तित कर उन्हें वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से ठीक करते रहना आवश्यक है। और जहां बाहर का हस्तक्षेप बढ़ जाता है, आज चाहे वो किन्हीं भी कारणों से बढ़े, कारणों की बात यहां हम नहीं करेंगे, लेकिन वहां औद्योगिक अशांति बढ़ने लगती है और लोग उन चीजों को ठीक नहीं करते हैं और वहां लिटिगेशन बहुत बढ़ता चला जाता है। अतः मेरा उद्योगों से भी, औद्योगिक इकाइयों के प्रमुखों से, या जो मेरे इस वीडियो को एचआर डिपार्टमेंट के लोग देख रहे हैं, वो जो यूनियन के साथी देख रहे हैं उनसे भी, या जो श्रमिक देख रहे हैं उनसे भी, और मैं तो कहता हूं जो गवर्नमेंट अथॉरिटी सर्टिफाइंग ऑफिसर्स हैं वो प्रोसेस भी, तीनों की जिम्मेवारी है। उन तीनों से मेरा निवेदन है कि इस प्रोसेस को ठीक से लागू कर, इस प्रक्रिया को अपनाकर औद्योगिक शांति को बनाने में, आगे बढ़ाने में, बहाल रखने में मदद करें।
खुले दिल से काम करने पर यह वास्तव में एक बहुत अच्छा अधिनियम है, बहुत अच्छा टूल है। और जो नए कोड आए हैं उनमें भी इसको बहुत महत्वता दी गई है। जिन उद्योगों में स्टैंडिंग ऑर्डर समय समय पर समयानुसार परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहते हैं, वहां औद्योगिक संबंध मधुर और बड़े प्रोग्रेसिव माने जाते हैं। आज इतना ही, आगे हम फिर किसी और एक्ट पर बात करेंगे। आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह जानकारी अपने तक सीमित न रखकर अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने सहकर्मियों को या जिनको इसकी आवश्यकता है वहां तक पहुंचाइए।